ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सादगी एक बहुअर्थी शब्द है जो देश, समाज, व्यक्ति, समय, परिवेश आदि के अनुसार बदलता रहता है। किसी के लिए सहज व्यवहार सादगी है, किसी के लिए साधारण वेशभूषा सादगी है और किसी के लिए मृदुभाषी होना सादगी है। हर व्यक्ति के लिए सादगी के अलग अलग मापदंड हैं। यदि जीवन के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं कि सादगी का मूल ठहराव होता है जो उसके आचार, व्यवहार, रहन सहन, बोलचाल में परिलक्षित होता है। सादगी में सामंजस्य होता है जीवन से, परिस्थितियों से, समाज और परिवार से। इन सबसे बढ़कर खुद से सामंजस्य बनाए रखना सादगी होती है। हमारी वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, खान पान, ये सब जीवन के बाहरी पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। जीवन का वास्तविक रूप हमारे भीतर से उभरता है। इसमें हमारे संस्कार, पारिवारिक, सामाजिक परिवेश, हमारी शिक्षा आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अपने प्रति विश्वास, आस्था, सम्मान, ईमानदारी व्यक्तित्व को मजबूत धरातल प्रदान करती है। आज की भागदौड़पूर्ण जीवन में हम सब चूहा दौड़ में शामिल हो गए हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से क्षणिक आकर्षण में बंधा व्यक्ति एक अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए अभिशप्त है। और चाहिए की कामना ने मनुष्य को कोल्हू का बैल बना दिया है। कितना और चाहिए इसका उसे भी ज्ञान नहीं। बाहरी चकाचौंध में भ्रमित जीवन अपना धरातल खोता जा रहा है। अर्थशास्त्र का नियम है कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा को पूरी करो, 10 और खड़ी हो जाती हैं। इसका कोई अंत नहीं है। जीवन और आवश्यकताओं का गणित गड़बड़ा गया है। जिसने इस गणित को समझ लिया वह जानता है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सीमित हैं। यदि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी यथार्थ धरातल पर सीमित कर लें तो जीवन की इस मृत तृष्णा से बचा जा सकता है। भारतीय जीवन दर्शन में इसे संतोष कहा गया है। जिसके पास यह संतोष है वह सबसे संपन्न व्यक्ति है। महत्वाकांक्षाएं जीवन में जटिलता पैदा करती हैं। पहले उन्हें पूरा करो, फिर वे बनी रहें इसके लिए प्रयास करो। इस पूरी प्रक्रिया में जीवन का सुख चैन बहुत पीछे छूट जाता है। हमें जीवन के मूल धरातल को पहचानने की आवश्यकता है। जीवन के अंत में हमारे साथ क्या जाएगा? दया, धर्म, करुणा, शांति, परहिताय, इन सब से जो सुख प्राप्त होता है वही सच्चा सुख है। इसे ही जीवन की सादगी कहते हैं। दोस्तों आदाब, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे और आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ, मुनीर साहब बहुत पुराने शायर हैं। उनका तकरीबन 2006 में इंतकाल हो गया और उन्होंने 30 साल पहले एक गीत लिखा था, गजल समझ लीजिए। वो आजकल के जमाने में कैसी फिट बैठती है, मुलाज़ा फरमाइए। मकाम कैद सदा की दहशत, मकाम कैद सदा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। हवा है खामोश
खुदा से खाली हवा है खौफे खुदा से खाली हवा है खौफे खुदा से खाली है इस नगर में बला की दहशत मकान से बाहर खला की दहशत मकाम कैद घिरा हुआ मैं हर तरफ से घिरा हुआ हर तरफ से घिरा हुआ मैं हर तरफ से है आईने में हवा की दहशत मकान से बाहर खला की दहशत मकाम कैद ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी फलक पे इंतहा की दहशत मकान से बाहर खला की दहशत मकाम कैद सदा की दहशत मकान से बाहर खला की दहशत मकाम कैद ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत में 25,83,948 लोग कोविड-19 रोग से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 60,177 लोग रोग मुक्त हुए हैं। कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में देश में 9,01,338 कोविड जांचें की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पाद निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में उत्पाद को बढ़ावा देना, नई तकनीक विकसित करना और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के व्यक्तियों या कंपनियों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र की पहचान मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले ऐसे मूल क्षेत्र के रूप में की गई है जिसमें तुरंत बदलाव की जरूरत है। सुझाव लेने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात नीति का मसौदा सार्वजनिक किया गया है। इस नीति के अंतर्गत 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन हो सकता है। कोविड-19 महामारी की वजह से ऐसा हो रहा है। असाधारण परिस्थितियों की वजह से 2020-2021 में कर संग्रहण में लगभग 2.35 लाख करोड़ की कमी होने का अनुमान है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद एक ऐसा कैंसर है जो महामारी की तरह हर किसी को प्रभावित करता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये टिप्पणी ऊर्जा और संसाधन संस्थान में अपने अभिभाषण के दौरान की। खबरों के मुताबिक चीन ने मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत के उइघुर में नजरबंदी शिविरों का निर्माण किया है। उइघुर आबादी के प्रति चीनी अधिकारियों द्वारा लगातार ही धार्मिक उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन किए जाते रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर को होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन दल के उम्मीदवार के रूप में नामांकन स्वीकार कर लिया है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी नामांकित किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से त्यागपत्र दे दिया है। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की आपात बैठक में उन्होंने अपनी योजना की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्री रामचरितमानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। बिनु फरमान राम ते मा
दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन पर दाया। भगति है तू बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्बल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह में माना, देखी उभरि लोचन हरि भव मोचन। गई लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथन मागऊं वर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना।
अति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गैपति लोक आनंद भरी गैपति लोक आनंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत वियतनाम के संबंधों में नवीकृत गति। आलेख डॉक्टर रूपा नारायण दास का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान भारत वियतनाम के संबंधों का दर्जा व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में न केवल एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जारी है, बल्कि ये हिंद प्रशांत की क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता में भी कायम है। दक्षिण चीन सागर तथा अन्य कहीं चीन के युद्धकारी स्वभाव के परिदृश्य में इसमें और गति आई है। ये एक शुभ संकेत है कि द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों तथा बहुपक्षीय बैठकों के इतर दोनों स्तरों पर दोनों देशों के नेताओं के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही है। इस पृष्ठभूमि के उलट व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम की साझा आयोग की 17वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। JCM का रणनीतिक महत्व है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर तथा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के विदेश मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री श्री फाम बिन मिन्ह ने की थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी के हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा अपने विस्तृत संबंधों की पूरी संभावना पर चर्चा की। दोनों नेता दोनों देशों के बीच के संबंधों के आर्थिक तथा रक्षा आयामों में नई गति देने तथा नागरिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान तथा नई प्रौद्योगिकी सरीखे उभरते क्षेत्रों में निकटतम सहयोग को तलाशने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने परस्पर हितों के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेषकर कोविड-19 महामारी के प्रसार तथा प्रकोप के संदर्भ में अपने विचारों को भी साझा किया। भारत तथा वियतनाम दोनों को घातक कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने तथा इससे प्रभावशाली रूप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। ऐसे समय में जब भारत के आर्थिक पुनर्जीवन के लिए आत्मनिर्भरता तथा मानव केंद्रित वैश्वीकरण के माध्यम से लचीलेपन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने की कोशिश हो रही है, तब भारत की आर्थिक क्षमताओं तथा मांगों का लाभ उठाने के लिए डॉक्टर जयशंकर ने वियतनाम को आमंत्रित किया। दोनों देश कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। ऐसे में दोनों पक्ष बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमत हुए। इस समन्वय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुद्दा भी शामिल है, जहां भारत तथा वियतनाम दोनों 2021 में अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी सेवा देंगे। दोनों पक्ष आसियान ढांचे के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग तथा समन्वय को बढ़ाने पर भी सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने आसियान में इस वर्ष वियतनाम की अध्यक्षता के प्रति भारत के पूर्ण समर्थन को अभिव्यक्त किया तथा प्रशंसा करते हुए कहा कि जब विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, ऐसे समय में वियतनाम ने आसियान को सकारात्मक नेतृत्व प्रदान किया। पूर्व में नई दिल्ली में वियतनाम के राजदूत ने कई देशों द्वारा संयम बरतने के आह्वान करने के बावजूद संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बड़ी संख्या में जहाज तथा लड़ाकू विमानों को तैनात करके अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने के परिदृश्य में
दक्षिण चीन सागर में बढ़े तनावों को लेकर भारत के विदेश सचिव को जानकारी दी। वियतनाम के राजदूत ने दक्षिण चीन सागर की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। इसमें वियतनामी जल के दायरे भी शामिल हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ भारत की ONGC विदेश की तेल अन्वेषण परियोजनाएं हैं। भारत समुद्र के कानून पर 1982 के UN कन्वेंशन UNCLOS समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र नेविगेशन तथा संसाधनों तक पहुंच का समर्थन करता रहा है। भारत की रक्षा, विशेषकर वियतनाम के साथ नौसैनिक सहयोग तथा भारत से उच्च गति की गश्ती नावों को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान बढ़ाई गई वियतनाम की ऋण सीमा वियतनाम की क्षेत्रीय सुरक्षा तथा संप्रभुता के प्रति भारत की चिंता तथा वचनबद्धता को दर्शाती है। भारत के लोग वियतनाम तथा वियतनामी लोगों को उनकी दृढ़ता तथा वीरोचित संघर्ष को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। हो ची मिन्ह तथा जनरल वोन वेन जियाप जैसे वियतनामी नेता भारत में चर्चित नाम हैं। दोनों देशों तथा इनके नेताओं के बीच परखे हुए तथा विश्वसनीय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संबंधों ने न केवल दोनों देशों के बीच के संबंधों को बनाए रखा है, बल्कि इस संबंध को एक नए रणनीतिक स्तर तक भी पहुंचाया है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।